Hello everyone. So this is your topic for today's discussion which is earthquake swarm. See, earthquake swarm का टॉपिक मैं इस वजह से लेके आई हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है and most of the students are acquainted with the general concept of earthquake but they aren't acquainted with the term of earthquake swarms. ठीक है, earthquake swarms. तो क्या earthquake और earthquake swarm similar है? क्या उसमें कोई differences है? So on this particular segment we'll be dealing in this particular session only, and this one is relevant for your prelims as well as for your means perspective as well. तो prelims और for the means perspective के लिए ये बहुत ज़्यादा crucial या फिर vital है. Okay, so let's start this. Earthquake swarms, nature's tremors unleashed. ठीक है, so the topic today is earthquake swarm, and the definition of it is, as it is visible on your screen, is that a sequence of multiple seismic activities, multiple seismic events. ठीक है, whenever I am telling about the multiple seismic events, it means that it is not a result of only one particular phenomena. Instead it is a composite event. ठीक है, तो किसी एक इवेंट की बात नहीं हो रही है, काफी सारे multiple seismic events यहाँ पे occur कर रहे हैं of comparable intensity, है ना, intensity occurring in a small geographical area. तो कौन से geographical area में? छोटे, मतलब ये तो पता चल रहा है कि लोकेशन उसका क्या है, लिमिटेड है. ओके, फॉर अ शॉर्ट पीरियड. भाई लोकेशन भी लिमिटेड है, एट द सेम टाइम उसका टाइम स्लैब भी क्या है, वो भी है अपना लिमिटेड. ठीक है, Unlike traditional quake, swarms lack a single large main shock, and this is the major difference between your earthquake and this earthquake swarms. Swarms मतलब क्या होता है, जैसे earthquake आता है ना, सी whenever a earthquake is being originated. ठीक है, अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है for your prelims aspect. ठीक है, earthquake. तो earthquake बेसिकली क्या होता है, tremors being felt, है ना, tremors being felt by the earth. उसी को क्या कहते हैं, shaking of the earth कहते हैं. उसी को क्या कहते हैं, हम shaking of the earth कहते हैं. See, but अर्थक्वेक और फिर अर्थक्वेक स्वाम्स में क्या डिफरेंसेस होता है, तो सी अर्थक्वेक में जैसे ही ट्रेमर्स आएगा ना, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर अर्थक्वेक, जिसमें कि क्या होता है, अ पर्टिकुलर लाइन इज प्रेजेंट ओवर हेयर, जो कि ये क्या है, आपका फॉल्ट है ना, ये क्या है, आपका फॉल्ट है. इसी को लाइन भी बोलते हैं, फॉल्ट लाइन भी कहते हैं, है ना. और यहाँ पे क्या होता है, ये इसका रहता है हाइपोसेंटर या फिर फोकस, है ना. दोनों नाम अलग अलग जरूर है बट एक ही चीज को डिनोट कर रहा है. एंड देन कम्स योर एपिसेंटर, ये होता है ऑन योर अर्थ सरफेस, ऑन योर अर्थ सरफेस. इतना याद रखेंगे, ये क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है. तो सी जैसे ही कभी कोई अर्थक्वेक आता है, तो इसमें से क्या निकलता है, आपके सिस्मिक वेव्स निकलते हैं, है ना. ये जो वेव से ऐसे करके वेव्स निकल रहे हैं ना, मतलब तरंगे निकल रही है. और इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सिस्मिक वेव्स होते हैं, है ना. सिस्मिक वेव्स है अगर ये, तो एनर्जी जो कि रिलीज हो रहा है वो कौन सी एनर्जी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर सिस्मिक एनर्जी, है ना, सिस्मिक एनर्जी. इतनी बातें क्लियर हो गई. ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, अर्थक्वेक. बट ये जैसे ही आता है, तो इसकी क्या होती है, एक एक्सपेक्ट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड. ठीक है, और सेकेंड एक्सपेक्ट क्या होता है इसमें, इंटेंसिटी. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एनर्जी बीइंग रिलीज को ही क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है. और इंटेंसिटी क्या होता है, इम्पैक्ट बीइंग फेल्ट.
इतनी बातें समझ आ गई। और जैसे ही अर्थक्वेक आता है, नॉर्मल अर्थक्वेक आता है, तो इसमें इंटेंसिटी क्या रहती है, ये हाई रहती है ना। ट्रेडिशनल अर्थक्वेक में आपकी इंटेंसिटी क्या रहती है, हाई रहती है। इसका मतलब क्या रहता है, इम्पैक्ट जो फेल किया जाता है वो भी आपका क्या रहता है, हाई रहता है। तो ये है आपका ट्रेडिशनल अर्थक्वेक, है ना। बट अर्थक्वेक स्वॉर्म में क्या होता है, कोई भी मेजर मेन शॉक नहीं होता है ना, मेजर मेन शॉक नहीं रहता है। ठीक है, आ जाइए अपनी डेफिनेशन में। लैक, लैक मतलब क्या है, यहाँ पे कमी है, कमी है ना। इट इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इन व्हाट, अ सिंगल लार्ज मेन शॉक। सिंगल लार्ज मेन शॉक नहीं रहता है, मतलब जब मैम अर्थक्वेक आएगा तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फेल्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा, अगर क्या इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का कोई कोरिलेशन है, तो हाँ जी बिल्कुल है। क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी कौन सी एनर्जी, सिस्मिक एनर्जी, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा यानी एनर्जी रिलीज होगी, उतना ही ज़्यादा हमें इम्पैक्ट फील होगा। इज इट क्लियर। तो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या कोरिलेटेड है, तो हाँ जी बिल्कुल कोरिलेटेड तो है। ठीक है, तो अर्थक्वेक स्वॉर्म में क्या होता है कि मैम इंटेंसिटी उसमें कम होता है, बिकॉज वी आर विटनेसिंग लेस मेजर शॉक, ठीक है, मेन शॉक। बट ये क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है, सिस्मिक लार्ज इंटेंसिटी आपका मतलब लार्ज इंटेंसिटी नहीं रहता है। ठीक है, फिर इसमें क्या लिखा है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है। मतलब अगर अर्थक्वेक आपका वाइड एक्सपेंशन ऑफ एरिया कवर कर रहा है, जैसे आपने सुना होगा नेपाल से ऑरिजिनेशन हो रहा है और इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसके ट्रेमर्स या फिर इसके आफ्टर इम्पैक्ट्स दिखने को मिल रहे हैं, बट क्या अर्थक्वेक स्वॉर्म में दिखने को मिलेगा, नहीं जी। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करूं, अगर टाइम पीरियड प्रोलॉन्ग्ड एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, कई बार ऐसा होता है कि रात रात भर तक पीपल आर इन फियर ऑफ फेसिंग अर्थक्वेक, तो ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं होता, फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ओवर द शॉर्टर एरिया। ठीक, फिर उसके बाद पकड़िए कंपैरेबल इंटेंसिटी अकरिंग इन अ स्मॉल। इसमें क्या रहता है ना, इंटेंसिटी मतलब क्या, वही होता है इम्पैक्ट्स बीन फेस्ड। ठीक है, और ये मल्टीपल सिस्मिक इवेंट्स का क्या मतलब होता है, द कॉजेज ऑफ ऑरिजिनेशन ऑफ दिस सिस्मिक वेव्स। ठीक है, मतलब कि क्या रहता है, कॉजेज ऑफ ऑरिजिनेशन, ऑरिजिनेशन ऑफ दीज सिस्मिक वेव्स, वो क्या रहता है, वो क्या रहता है, मल्टीपल, है ना, मल्टीपल रहता है। ठीक है, मतलब कोई एक कारण से सिस्मिक वेव्स नहीं ऑरिजिनेट हुआ, कॉजेस कैन बी मल्टीपल, है ना, वराइड हो सकता है, डायनामिज्म है इसमें। ड्यूरेशन आपको पता चल गया है, शॉर्ट लिव्ड होता है बट कैन लास्ट फॉर डेज, वीक्स और इवन मंथ्स। इसका क्या मतलब होता है कि ओवर अ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए तो आया, शॉर्टर एरिया को भी कवर किया, बट इसके कुछ इम्पैक्ट्स जो है मंथ तक भी लास्ट कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट, डेज तक भी हो सकता है ना, वीक्स तक भी हो सकता है और इवन मंथ्स तक भी जा सकता है, बट नॉट बियॉन्ड इट, है ना, नॉट बियॉन्ड इट। तो ये क्या है, इसके आफ्टर इम्पैक्ट की बात हो रही है। जब ऑरिजिनेशन हुआ, देखिए जब हाइपोसेंटर पे ये सिस्मिक वेव्स ऑरिजिनेट हुआ, हाइपोसेंटर क्या है, यही तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से आपको ऑरिजिनेट हो रहा है। एपिसेंटर क्या है, वैसा पॉइंट जहां पे हम ट्रेमर्स फील कर रहे हैं, क्योंकि एपिसेंटर का अर्थ सरफेस पे, आप कहाँ हो, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो बेसिकली आप इंटेंसिटी फील जो कर रहे हो वो एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी फील हो रहा है। इंटेंसिटी क्या है, इम्पैक्ट। ठीक, अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब यहां से आएगी कहानी समझ में। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी, मैंने दो वर्ड आपको दिया था। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी बीइंग रिलीज्ड। देखिए तो इसमें मैग्नीट्यूड 4 के आसपास आएगा, है ना, ऑफन बिलो 4। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड जो है आपका 4 से कम रहेगा। ठीक है, तो कितना जा सकता है, 1.0 से लेके 4.0 तक ये अकर कर सकता है, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड मेजरमेंट किससे किया जाता है, मेजर किससे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल से इसका मेजरमेंट होता है, यानी इतनी तीव्रता से, इतनी तीव्रता से आपकी अर्थक्वेक आई, ये कौन बता रहा है, रिक्टर स्केल बता रहा है। ठीक है, कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक स्वॉर्म। अब यहाँ पे आइए, जो हमने पढ़ा था ना अभी अपने स्लाइड्स में, मल्टीपल सिस्मिक एक्टिविटीज, मल्टीपल सिस्मिक एक्टिविटीज क्या थे वो मल्टीपल सिस्मिक एक्टिविटीज,
तो अब देखिए, एक है आपका वोल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जब कहीं भी वोल्केनिज्म हुआ, यानी वोल्केनिज्म क्या है, मैग्मा का मूवमेंट है, बीनीथ अर्थ सरफेस है, सिग्नलिंग पोटेंशियल वोल्केनिक इरप्शन। आ जाइए, ये देखिए, आपका ना एक मैग्मा चेम्बर होता है, एक मैग्मा चेम्बर होता है। तो मैग्मा क्या होता है मैम? मैग्मा हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है, हॉट मोल्टेन लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है। और ये आपका ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? एक लेयर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, जिसको हम कहते क्या है, एस्थेनोस्फेयर। इसको क्या कहते हैं हम? एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। तो इसी लेयर के नीचे आपका क्या रहता है? मैग्मा चेम्बर रहता है। इसके ऊपर क्या है फिर? इसके ऊपर है आपका लिथोस्फेयर। अब क्या होता है जी, देखिए, जब भी ये मैग्मा मैग्मा जो है वो गर्म है, हॉट है, मोल्टेन है, मतलब पिघला हुआ लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स का है, ठीक है। तो ये कुछ लिक्विड मटेरियल है। अब देखिए, लिथोस्फेयर में आया आपका फॉल्ट लाइन, बना देती हूँ मैं, है ना। हमने लास्ट में भी देखा है, अपने पिछले फिगर में भी देखा है कि यहाँ पे आया जी आपका क्या, फॉल्ट लाइन। ये फॉल्ट लाइन कुछ नहीं है, ये फॉल्ट लाइन है आपका क्रैक्स, है ना, क्रैक्स है। इधर ये वेंट है, नहीं तो क्या है, फिजर है, ठीक है। ये वेंट और फीजर है। I would be glad to know if anyone in the comment section let me know about what is the difference between vent and fissure. But अभी इतना जानिए कि क्रैक्स है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला? आपका मैग्मा निकला, है ना, मैग्मा इट कम्स आउट। ये जैसे ही मैग्मा निकला, है ना, तो ये हो गया क्या, इसका माउथ। ये पर्टिकुलर सेगमेंट क्या है, इसका माउथ ही तो है ना। माउथ से निकला, अब ये मैग्मा आ गया आपके अर्थ सरफेस में, है ना। ये क्या है, आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक। तो यहाँ पे आपका माउथ हुआ, जैसे ही मैग्मा निकला आउट ऑफ दिस माउथ, इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, इरप्शन, है ना। मैग्मा oozes out from mouth and this process is termed as what? Eruption. इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इरप्शन हुआ। इरप्शन ऑफ व्हाट? मैग्मा, है ना। यही मैग्मा अब क्या बन गया है, लावा। लावा जो कि सॉलिडिफाइड हो गया है या लिथिफाइड हो गया है, और क्या बन गया है आपका, वोल्केनो। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, वोल्केनिज्म हो गया, है ना, वोल्केनिज्म हो गया। बट यहाँ पे प्लेट का भी मूवमेंट है ना, प्लेट का भी मूवमेंट है। मतलब ये क्या है, सिस्मिक एक्टिविटी को ऑरिजिनेशन दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था, है ना। ये भी आपके सिस्मिक एक्टिविटी को ऑरिजिनेशन दिया, ये भी आपका क्या किया, सिस्मिक एक्टिविटी को ऑरिजिन किया है, ठीक है। इसके कारण से क्या हुआ है, आपका सिस्मिक एक्टिविटी गॉट ऑरिजिनेटेड, ठीक है, ठीक है। क्योंकि क्या है, अर्थक्वेक होता क्या था आपका, अर्थक्वेक बेसिकली है क्या, ट्रेमर्स, है ना। ट्रेमर्स मतलब शेकिंग ऑफ द अर्थ। बट ये शेकिंग तो जरूर हो रहा है, अर्थक्वेक का प्रिंसिपल भी है, लेकिन छोटा ड्यूरेशन के लिए है, छोटा एरिया के लिए है, ठीक। तो ये वोल्केनिज्म के कारण क्या हुआ है, ये वोल्केनिज्म के कारण क्या हुआ, ये जो क्रैक्स डेवलप हुआ है ना, ये जो क्रैक्स डेवलप हुआ है, बेसिकली ये किसका आउटकम है। यहाँ पे प्लेट्स क्या हो गए, दोनों दो डायरेक्शन में जा चुके हैं, तो यहाँ पे हुआ है डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक। तो यहाँ से ही आपका क्या निकला है, देखिए, जब भी कोई प्लेट्स याद रखेंगे ये बात को, है ना, बिल्कुल एकदम थंब रूल याद करके रखेंगे। आपका होता है प्लेट टेक्टोनिज्म, जो भी कोई प्लेट्स पास आएगा, है ना, पास आएगा, ये देखो, ये दोनों आ गए पास,
ये दोनों आगे जा रहे हैं दूर, ठीक है, ये दोनों जा रहे हैं दूर, और ये क्या कर रहे हैं, स्लाइडिंग ऑफ कर रहे हैं। ये तीनों केस में आपके क्या कर हो रहे हैं, अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, है ना। तो जब कभी भी प्लेट का मूवमेंट होगा तो आपके अर्थक्वेक आएंगे। इज इट क्लियर? तो वोल्केनिज्म इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द कॉजिंग ऑफ दिस अर्थक्वेक स्टॉर्म। ठीक है, वोल्केनिज्म में बेसिकली क्या हुआ है, यही आपका डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से आपका अर्थक्वेक भी आया है, एट द सेम टाइम वोल्केनिज्म भी आया है। यू कैन यूज इट वाइस वर्सा एज वेल, कि वोल्केनिज्म आया तो भी अर्थक्वेक आ गया। इज इट क्लियर? तो अब देखिए, और इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट, और इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स या ट्रांसफॉर्म। तो तीनों केस में आएगा, है ना। क्या ये मल्टीपल सिस्मिक एक्टिविटीज नहीं है? बिल्कुल है ना, ट्रांसवर्स या कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री ऐसे कहते हैं इसे, ठीक है। सो देयर आर 3 मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आई हैव शोन टू यू बाय द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टेक्टोनिक स्ट्रेस आ गया, दिस प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। The gradual shift in the Earth's crust can release stress in the cluster rather than a single major quake. इसमें क्या कह रहे हैं, यही जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स बेसिकली हैं क्या आपके, these are the fragments of lithosphere. प्लेट्स हैं क्या आपके, these are the fragments of lithosphere. फ्रैगमेंट्स मतलब क्या होता है, टुकड़ा, फ्रैगमेंट्स ऑफ लिथोस्फेयर। क्या वापस के डायग्राम में देखिए हम लोग कि फ्रैगमेंट्स ऑफ लिथोस्फेयर थे कि नहीं, ये देखिए, यही तो है आपके प्लेट्स, है ना, ये लिथोस्फेयर है और इसी के फ्रैगमेंट्स को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लेट्स है ना। तो प्लेट टेक्टोनिज्म से ही क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ को ही हम लोग क्या कहते हैं, यील्ड, है ना, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर दबाव पड़ रहा है तो उसके अंदर खिंचाव भी हो रहा है, और उसी का रिजल्ट है क्या, आपका अर्थक्वेक, है ना। जैसे कि आपकी प्लेट्स हैं, उस पर अगर स्ट्रेस पड़ा तो ये कल को कैसा हो जाएगा, इस तरीके से पतला हो जाएगा, है ना, क्योंकि उस पर स्ट्रेस पड़ गया। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण क्या हो गया, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रोक ऑफ हो जाएगा, ये टूट जाएगा। टूटने की ही प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो ये फ्रैगमेंटेशन हुआ, यही आपका है क्या, स्ट्रेस, ये आपका क्या है, स्ट्रेन, और जो रिजल्ट आया ना, ये है आपका क्या, यील्ड। क्लियर है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल एंड जियोथर्मल प्रोसेस, हाइड्रो मतलब क्या होता है, आपका पानी, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, थर्मल मीन्स व्हाट, थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। तो अंडरग्राउंड फ्लूइड्स कैन वीकन रॉक फॉर्मेशन लीडिंग टू सिस्मिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो जब भी देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड वाटर, तो वहां पे क्या होगा, एक अंडरग्राउंड फ्लूइड्स जो है वो वीकन कर सकते हैं रॉक के फॉर्मेशन को, है ना। हाइड्रोथर्मल, आप वेंट्स के बारे में सुने, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ग्रेडियंट वेंट्स, तो ये सब होता है, ठीक है, थर्मल ग्रेडियंट की वजह से आता है। इसमें भी कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है आपका, थर्मल ग्रेडियंट बोले तो क्या, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ग्रेडियंट मतलब ही होता है डिफरेंसेस, और थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ठीक। ग्रेडियंट इज डिफरेंस एंड थर्मल इज व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फ्लूइड इंजेक्शन कर रहे हैं, रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी कर रहे हैं, विच ट्रिगर स्वाम। आप खुद ही देखिए ना, आप अर्थ के अंदर इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आप क्या माइनिंग कर रहे हैं, ये क्या है, माइनिंग कर रहे हैं, है ना, यू आर डिगिंग होल्स इनटू इट। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि डैम्स के कंस्ट्रक्शन से अर्थक्वेक स्वार्म्स आ सकता है, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, है ना, प्रेशर लगा रहे हैं, विच इज योर प्रेशर, ठीक है। जैसे ही आप प्रेशर लगा रहे लिथोस्फीयर में, देयर आर चांसेस ऑफ प्लेट्स गेटिंग फ्रेगमेंटेड, और जब कभी भी कुछ भी फ्रेगमेंट होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, यील्ड क्या आएगा, ब्रोकन पीसेस। और जब भी कभी प्लेट्स टूटेगा, पास आएगा तो टकराएगा, दूर जाएगा तो ड्रिफ्ट होगा, जो कि वोल्केनिज्म होगा, फिर स्लिपिंग ऑफ होगा, ये सबसे तो आपका सिस्मिक एनर्जी ऑरिजिनेट हो रहा है, तो अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि अर्थक्वेक क्या है, सिस्मिसिटी इंड्यूस्ड ट्रेमर्स, ठीक है। तो
तो इम्प्लीकेशंस क्या है, ऑफ कोर्स इससे हजार्ड आएंगे, देयर आर लाइफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब आपका क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत चीज़ें आती है, जैसे आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रेलवेज, एयरवेज, सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है। हालांकि एयरवेज इससे डायरेक्टली अकाउंटेबल तो नहीं है ना, बट एयरवेज को रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है, रोड्स एंड रेलवेज इसमें क्या हो जाएंगे, इम्पैक्टेड हो जाएंगे, ठीक। बट हाँ, ये जरूर होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा ना, तो आपका एयर में पॉल्यूशन जरूर जाएगा, फ्लाई ऐश जरूर जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका विजिबिलिटी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। फिर वही है, पब्लिक कंसर्न की नीडेड है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज का क्या है, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, तुरंत वो प्लेस को इवैक्यूएट करने की नेसेसिटी होती है ना, प्लेस का इवैक्यूएशन करने की नेसेसिटी होती है, प्लेस इवैक्यूएशन, ठीक है जी। जैसे कि कुछ दो रिसेंट एग्जांपल्स हैं, महाराष्ट्र में आया है नवंबर 2018 में, अर्थक्वेक स्टॉर्म जो है ऑब्जर्व किया गया इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक। And then Santorini in Greece also witnessed this particular earthquake storm, जैसे वहाँ पे क्या हुआ था, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ गया था, है ना, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन सिचुएशन, है ना, आपातकालीन अवस्था, ठीक है, डिक्लेयर ड्यू टू स्टॉर्म ऑफ अंडर सी अर्थक्वेक। ये सी कहाँ जनरेट हुआ था, आपका सी के अंदर, सी के अंदर, सी के अंदर जैसे ही जनरेट हुआ तो इसमें क्या हुआ, इट अफेक्टेड व्हाट, नियर बाय आइलैंड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अर्थक्वेक स्टॉर्म, ओके। और आपने क्या लिखना है इन अ कंक्लूजन पार्ट, ये सारी थ्योरीज आपने ध्यान रखनी है, और कंक्लूजन में आपने क्या दे देना कि उसकी बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक से आने से क्या बेनिफिट होता है, या फिर अर्थक्वेक को मिटिगेट करने का क्या स्ट्रैटेजीज है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम आप लेके आ जाइए, है ना, जैसे कि आप कुछ ऐसा सिस्टम लेके आए जिससे कि अर्थक्वेक को ही पहले ट्रेस कर लिया जाए, जिससे कि अर्ली इवैक्यूएशन पॉसिबल हो। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को हमें स्ट्रॉन्ग कर देने की नीड है ना, CDRI को भी स्ट्रेंथन करने की नीड है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव कंक्लूजन ऑलवेज मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से ही ये सारे अल्टीमेटली क्या है, जैसे डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू व्हाट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, ड्यू टू व्हाट, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एट अ सीड लेवल, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द यू नो intended desire to develop your economic activities, ठीक है, to बी इकोनॉमिक वाइटल, ठीक है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी तो एक तरफ हम लोग अचीव कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव कर रहे हैं, नो, ठीक है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। विद दिस आवर लेक्चर कम्स टू एन एंड, और जाते जाते मैं क्वेश्चन देना चाहूंगी दैट हु विल टेल मी कि अर्थक्वेक जो है वो अंडर सी कैसे आ सकता है ना, उसके पीछे कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताएंगे, आई विल बी हैप्पी इनफ टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है, जिसमें कि अगर किसी को पता होगा तो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक। चलो, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।